हेलो, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2019 सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर 2 यानी कि सीसैट के क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 80 तक का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। जो क्वेश्चन नंबर 41 है वो उसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वर्ट बाय द अबव पैसेज। एक पैसेज दिया है, उसके बेसिस पे पूछा है कि सबसे इसमें लॉजिकल जो लाइन है और रैशनैलिटी बैक्ड हो, है ना, रैशनल थॉट्स के जरिए एंड क्रूशियल हो, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें मैसेज कन्वे किया जा रहा हो, तो वो कौन सी लाइन है। यदि हम पैसेज को पढ़े, इनफैक्ट स्टार्टिंग वाले लाइंस को यदि पढ़ लें, इनिशियल लाइंस को, तो उसमें बोला है कि जो बीच रास्ते में खड़ा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन के लिए, एडॉप्शन को करने में, वो है आईपीआर रेजिम, जो कि प्राइवेट मोनोपोलीज क्रिएट करता है ऐसी टेक्नोलॉजीज के लिए। तो जीएम टेक्नोलॉजी जो होती है वो लार्जली कॉर्पोरेट ड्रिवन यदि हो जाए तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी, और वो भी शॉर्ट रन में, ठीक है। तो तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है फिर? प्राइवेट मोनोपोलाइज करेगी अपने फायदे के लिए, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि पब्लिक बना ले फिर, है ना। तो इसके लिए ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। एंड प्रायोरिटाइज द टेक्नोलॉजिकल एजेंडा भी, ये क्योंकि यहाँ पे बोला है कि लास्ट वाले में कि द नेशंस फार्मर्स कमीशन पॉइंटेड आउट द प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ जीन्स दैट कैन हेल्प इम्पार्ट रेजिस्टेंस टू ड्रॉट सैलिनिटी एंड अदर स्ट्रेसेस। यानी कि इसके वजह से इसको मतलब जीएम टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ पब्लिक को देना चाहिए, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, है ना। तो इन मॉडिफिकेशन कैसे होगा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैसे होगा, टेक्नोलॉजी चलाएंगे तभी तो, है ना। तो यही होगा। फिर डेवलपमेंट दूसरी वाली जो दी है कि डेवलपिंग कंट्रीज शुड रेज दिस इशू इन डब्ल्यूटीओ एंड इंश्योर द एबोलिशन ऑफ आईपीआर। ये तो काफी एक्सट्रीम भी हो गया, है ना। खाली इस केस के लिए ये रॉन्ग है, ऐसा मतलब एक एक एग्जांपल है कि इस केस के लिए रॉन्ग होना चाहिए, है ना। तो और डब्ल्यूटीओ वगैरह का कुछ जिक्र नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आईपीआर का दिया है ना। तो ये तो इनकरेक्ट ही हो जाएगा। फिर प्राइवेट कॉर्पोरेशन शुड नॉट बी अलाउड टू डू एग्री बिजनेस, अगेन काफी एक्सट्रीम हो गया और कुछ दिया भी नहीं है। इनफैक्ट हम एफडीआई वगैरह मंगा रहे हैं, तो क्यों हम उसको मतलब डिसअलाउ करें। फिर डी वाले में प्रेजेंट इंडियन सर्कमस्टांसेस डू नॉट फेवर द कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ऐसा ही इसमें तो कुछ रिसर्च दी नहीं गई है ना, कि फेवर करती है कि नहीं की गई है। देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ डाटा दिया नहीं गया है ना। कि सम पाई चार्ट वगैरह नहीं दिया गया है एनालिसिस का, कि इससे पता चल सके कि फेवर कर रही है नहीं कर रही है। तो दैट इज वाई दिस विल बी इनकरेक्ट। So only A will be correct. Even by elimination, you can get this answer. Moving on to next question, 42nd. तो इसमें पूछा है कि एजम्पशन कौन से बेस पर जाता है। अच्छा, एजम्पशन का एक पहला तो रूल होता है कि जो पैसेज में दिया गया है उसी लाइन ऑफ थॉट से चलना है। एंड दूसरी, जो पैसेज में डायरेक्ट डिट्टो लाइन दे दी गई हो उस पर नहीं जाना है, वो एजम्पशन नहीं माना जाएगा, वो फैक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस लाइन को यदि पढ़ें, इसमें पहले वाला दिया है कि द इशू ऑफ इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज ऑन एग्रीकल्चर इज नॉट गिवन ड्यू कंसिडरेशन बाय जीएम टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो नेचुरल जो कैलेमिटीज है ना, यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में ही दिख रहा है अपने को कि इनकॉर्पोरेशन जीन्स करना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस दे सकती है किसको, ड्रॉट सैलिनिटी एंड अदर स्ट्रेसेस को, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। यहाँ पे भी जैसे दिया है कि सच प्रॉपर्टीज हैव ओनली अ शॉर्ट विंडो as soon enough pest and weed will evolve to overcome such resistance। ना कुछ तो वो बन ही जाएगा, है ना। एक के लिए दवाई लेके जाओगे, दूसरा कुछ और इवॉल्व हो जाएगा वो। तो ये है कि ड्यू कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट रन में, है ना। प्राइवेट मोनोपोलाइज के जरिए, प्राइवेट मोनोपोलीज के जरिए, मोनोपोलीज मीन्स एक पर्टिकुलर प्लेयर खेलता है उसमें, है ना। एक पर्टिकुलर प्लेयर चीजों को बेचता है या बेचती है जो भी। तो दिस विल बी करेक्ट। फिर एक तरीके से फिर सेकंड में है जो इन द लॉन्ग रन जीएम टेक्नोलॉजी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। एग्जैक्टली अपोजिट में दिया है ना। ये प्रॉब्लम यही है कि जीएम टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो शॉर्ट रन में होती है ना। एंड दे डोंट फोकस ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड ऑल। वो जेनेटिक रिसोर्सेज पे फोकस ना करके, है ना, जीएम टेक्नोलॉजीज को जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह ना करके वो अपना फायदा ढूंढते हैं, है ना। और इसीलिए बोला है कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के क्षेत्र में, ताकि नए नए जीन्स को हम इनकॉर्पोरेट कर पाए, एक तरीके से हम खोज कर पाए
और उसमें हम ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज डाल दें कि वो ड्रॉट और सैलिनिटी और बाकी सब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, इशूज आ रही हैं, क्रॉप अप हो रही हैं, उनको वो फाइट दे सके, उनको वो रेजिस्ट कर सके। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली दिया है, बिकॉज एग्जैक्टली रॉन्ग दिया है, बिकॉज ये नॉट वाला है ना, इसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट इज वाई ए विल बी आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इट शुड बी, हाँ 43। सो इसमें दिया है कि मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस क्या है। पूरे पैसेज को यदि पढ़ ले, है ना, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मतलब क्या है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जो चीज दी गई है उसको हमें बस ऑब्जर्व करना है एंड उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन निकालना है ना, उसी के बेसिस पे। ओके, तो ये हम पूरा पैसेज को पढ़ ले, तो इसमें दिया है कि जो इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं, ना कि वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, ना कि बहुत खराब हो जाते हैं, है ना कि बहुत हार्मफुल रहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल में दिया है कि ब्रिटेन का जो इन्वेजिव प्लान है वो काफी दूर तक तो नहीं फैलता, एंड जो बाकी जो नेटिव्स होते हैं इवन, है ना, जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, उनसे वो काफी कम मतलब घातक होते हैं। जो घर वाले होते हैं, मतलब जो उस कंट्री के होते हैं, पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंट्री के, वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं एज कम्पेयर टू दिस इन्वेजिव प्लांट्स लाइक ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है कि न्यू स्पीसीज का जो अराइवल होता है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। काफी समय में काफी समय में नए नए जो न्यू कमर्स हैं, वो जो नेटिव स्पीसीज है, यानी कि जो डोमेस्टिक स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ऑल है, उसको वो एक्सटिंक्ट नहीं करती, है ना, उसके लॉस में वो एक कैटलिस्ट का काम नहीं करते, उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाते, एक तरीके से दिया है। यानी कि ये पूरे पैसेज को पढ़ ले तो हम यही पाएंगे कि वो बता रहा है कि यदि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, जो इन्वेजिव स्पीसीज है, वो फायदा नहीं कराती तो नुकसान भी नहीं कराती, है ना। तो यही है कि इसका मतलब ये है कि, तो इसके मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट वाला जो है इसमें पॉइंटर दिया है कि इन्वेजिव स्पीसीज should be used to rehabilitate the desert areas and wastelands of a country। अगेन यहाँ पे पहले में ही दिया था कि neither delivery सक्सेसफुल nor very harmful, तो ये रॉन्ग हो जाएगा वैसे भी। फिर लॉज अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्लांट्स आर अननेसेसरी। लॉज की तो यहाँ पे बात भी नहीं की गई है, देयर इज नो मेंशन ऑफ लेजिस्लेचर और कुछ स्टैट्यूट मंगाने का, है ना, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कोड हमें बनाना चाहिए ऐसा कुछ। तो ये तो मतलब काफी ही अलग हो गया है। ठीक है, फिर फॉरेन प्लांट्स शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए कंट्री, मतलब कर सकते हैं पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, एजम्पशन वगैरह कर सकते थे, इसको एजम्पशन में आता था तो ये हम कर सकते थे इसको। ठीक है, पर यहाँ पे जैसे दिया समटाइम्स द कैंपेन्स अगेंस्ट फॉरेन प्लांट्स आर पॉइंटलेस। फॉरेन प्लांट्स मतलब क्या, इन्वेजिव मतलब क्या, पहले तो इन्वेजिव का मतलब होता है, पहले एलियन स्पीसीज का मतलब क्या होता है। एलियन स्पीसीज का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है सपोज ए प्लांट बन रहा है, यहाँ पे जेड प्लांट है, तो ये यहाँ पे आ गया दूसरे कंट्री से, तो ये एलियन स्पीसीज हो गया। अब इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, इन्वेजिव का मतलब ये होता है कि सपोज इतना एक जगह है, ठीक है, एंड ये यहाँ पे जे आ गया और सब पूरा भर दिया और इसको ही निकाल के फेंक दिया। ठीक है, इसको इन्वेजिव एलियन स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि पूरे में तो यही दिया था ना कि इन्वेजिव जो स्पीसीज होते हैं वो यदि फायदा नहीं कराते तो नुकसान भी नहीं कराते। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉरेन प्लांट्स के अगेंस्ट जो कैंपेन्स चलाए जाते हैं वो पॉइंटलेस है, उनका कुछ तुक नहीं है, उनका कुछ मतलब सेंस नहीं है। ठीक है, तो दैट्स इसलिए सी वाला सही हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरियल डेथ्स के बारे में है। तो इसमें दिया है कि एजम्पशन पूछा है। ठीक है, तो ये जैसे दिया है फूड सेफ्टी इज अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट कॉल्स फॉर मल्टी प्रोंग्ड सॉल्यूशन, है ना, अलग अलग लेवल पे अलग अलग फैक्टर्स को हमें ध्यान में रख के, है ना, अलग अलग स्टेप्स लेने होंगे अलग अलग एरियाज में। तो मल्टी प्रोंग मतलब ये होता है ना, कि सपोज एक है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना, अलग अलग पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो यही तो एग्जैक्टली दिया हुआ है, मतलब एक तरीके से देखे तो एजम्पशन टाइप्स की देयर आर myriad फैक्टर्स दैट नीड रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। देखो यहाँ पे एजम्पशन में यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दिया है कि फूड सेफ्टी इज अ कॉम्प्लेक्स इशू कुछ एंड इसके लिए अलग अलग लेवल पे जाना चाहिए। यहाँ पे बस ये दिया है कि myriad फैक्टर्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, और सबको मतलब सबको तो नहीं, लेकिन इसमें दिया है कि उनको रेगुलेशन और मॉनिटरिंग चाहिए। ठीक है, यानी कि यही मतलब हो गया ना कि फूड सेफ्टी इज अ कॉम्प्लेक्स इशू एंड दैट कॉल्स फॉर मल्टी प्रोंग्ड सॉल्यूशन। अलग अलग लेवल पे अलग अलग एरियाज में हमें सॉल्यूशन करना है।
ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। फिर ग्रेट इन्वेस्टमेंट नीड टू बी मेड इन डेवलपिंग द मैन पावर फॉर सर्वेलेंस एंड ट्रेनिंग। तो यही है कि यहाँ वाला दिया भी है कि सर्वेलेंस ऑफ फूड बॉर्न डिजीज इन्वॉल्व नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंटेल गुड ट्रेनिंग ऑफ इंस्पेक्शन स्टाफ। मतलब एक तरीके से दिया है कि सर्वेलेंस, जो फूड बॉर्न डिजीज की सर्वेलेंस होती है उसमें नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं और इंस्पेक्शन स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो यानी कि उसमें हम क्या करने चाहिए कि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि और मैन पावर डेवलप हो सके, नॉट जस्ट इन क्वांटिटी बट क्वालिटी टू, और वो सर्वेलेंस और कर सके वगैरह। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा सही। फिर इंडिया नीड्स टू मेक सफिशिएंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो एफपीआई को गवर्न करने के लिए लेजिस्लेशन लाना होगा। पहली बात तो है, पहली बात तो ये है कि है ऑलरेडी, ठीक है, एक हम बाहर जाके देखे तो, एंड हमें सिर्फ पैसेज में देखना है, और पैसेज में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है कि लेजिस्लेशन लाना है। ऑर्डिनेंस है ऑलरेडी, है ना, या फिर लॉ लेके आना है, कोई लॉ लेके आ रहा है, कोई कोड आ रहा है, या फिर कुछ कमिटी बिठाई गई है, या फिर कुछ कमिटी ने कुछ सजेशन दिया है, या फिर किसी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है। ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है, इस पूरे पैसेज में। तो इसके लिए ये एज्यूम हम नहीं कर पाएंगे। तो डेट्स वाई ए विल बी आंसर 1 एंड 2 करेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये वाला जो दिया है वो इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग एंड पुअर पीपल, 45th क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि पैसेज क्या आर्ग्यू करना चाहता है, मेन जो पॉइंट ऑफ डिबेट है वो क्या, मतलब मैसेज देना, मैसेज नहीं, एक तरीके से आर्गुमेंट करना चाहता है। ठीक है, समझो एक दूसरे के दूसरे टीम के बीच में एक कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन सही है। ठीक है, तो वो उसमें क्या वो आर्ग्यू करना चाहता है पैसेज को। तो यही उसमें दिया है कि जो वर्किंग एंड पुअर पीपल है उनका वो जो इंटरेस्ट है वो काफी समय से, ऐतिहासिक समय से जो शहरों की प्लानिंग है उसमें वो निगलेक्ट होती आई है ना। मतलब उनसे कुछ सलाह नहीं दी जाती, उनका मतलब कुछ उनको एक एज ए स्टेक होल्डर मान के उनके अनुरूप काम नहीं किया जाता कि उनको भी कुछ फायदा हो, है ना। तो और जो हमारी सिटीज हैं वो इंटॉलरेंट है, अनसेफ है, और रहने योग्य नहीं है अलग अलग कई सिटीजन्स के लिए। और हम तभी भी पुराने ही तरीके से उसको प्लान करना, डेवलप करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं। स्टैटिक डेवलपमेंट प्लान, स्टार्टिंग मतलब क्या, एक थियरी है पर्टिकुलर कि 2+2=4, तो बस उसी पे, मतलब उसी के बेसिस पे हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हम बाकी नहीं देख रहे हैं कि 2×2/2 विल बी इक्वल टू, है ना, 2×1 = 2, और फिर 2² 4, मतलब ऐसा कुछ टाइप्स। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर फैक्टर को सपोज हम पहले से ए बी सी और 3 तरीके से कर सकते थे, तो अभी भी हम उसी 3 तरीके से कर रहे हैं और वन साइज फिट ऑल अप्रोच रख रहे हैं, है ना। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ लॉस है तो इसको कमी लगेगा या फिर इसको ज्यादा लगेगा, है ना, अलग अलग चीजें। तो ये नहीं कर पा रहे हम। तो उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, और वो उन्होंने लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है और उनकी आवश्यकताएं हैं वो काफी कोसों दूर है उससे। और वो एक्टिवली लोगों को, अलग अलग लोगों को, ज्यादा नंबर में लोगों को एक्सक्लूड करती है अपने प्लेसेस से, एक्टिविटीज से और प्रैक्टिसेस से, जो कि उस पार्ट के, उस सिटी के अंदरूनी पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो वो उसमें उनको शामिल नहीं करते, उनका स्टेक होल्डर एज ए स्टेक होल्डर उसको नहीं लेते। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब कि अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ एलीट ग्रुप्स। ये तो नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी बात की गई नहीं गई है कि पैसे वैसे के कारण होता है, या फिर, है ना, कि कुछ लोग करते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर एजेंसीज करती हैं, कुछ पर्टिकुलर बिल्डर्स करते हैं। तो इसके लिए ये नहीं होगा। फिर अगेंस्ट द नीड फॉर ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटी, तो ये तो चाहिए ना, ये तो पॉजिटिव थिंग है। और ये पूरा निगेटिव है टोटल पैसेज का, कि मतलब ये नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल, मेनली नहीं है, मतलब है एक कंपोनेंट है, लेकिन नॉट मेनली जस्ट फॉर वर्किंग, मतलब नॉट मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल। पैसेज बस ये बोल रहा है कि उनको भी, मतलब एज ए स्टेक होल्डर रखो, उनकी भी सुनो, कुछ उनके भी एडवाइसेस लो, और उनको उनके हिसाब से भी थोड़ा चलो, मतलब ठीक है, उनके भी एक्सपीरियंसेस को इनकॉर्पोरेट करो पॉलिसी मेकिंग में। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर डी, इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स ग्रुप्स इन सिटी प्लानिंग। तो यही तो कह रहा है कि अलग अलग लोग जो हैं, उनकी अलग अलग ग्रुप्स जो हैं, वो जो मिडिल क्लास भी है ना, जो वर्किंग, मतलब क्या, मिडिल क्लास है, राइट। तो जो वर्किंग क्लास है और जो पुअर पीपल है उनको भी मतलब एक शामिल किया जाए। तो दैट इज वाई डी विल बी करेक्ट है। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक पैसेज है।
इसमें बोल रहा है कि इम्प्लाई क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को इम्प्लाई करके एक तरीके से देखना है। तो इम्प्लाई क्या कर रहा है कि मोस्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये यहाँ पे दिया है कि जब हमारी इकोनॉमी 3% के रेट पे बढ़ रही थी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट था वो 2% के रेट पे बढ़ रहा था, और अभी हमारी इकोनॉमी 7-8% पे रेट पे बढ़ रही है, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एनुअली डिक्लाइन हो रहा है 1% पर ईयर पे। ठीक है, तो यानी कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बेसिस पे है, और ना कि एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, मतलब लोगों के बेसिस पे नहीं चल रही है उतनी। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर मच ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी डज नॉट नर्चर सफिशिएंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मतलब क्या है, एक इसका फायदा हो तो इसका भी फायदा हो, है ना। और रिलेशनशिप विथ लेबर इंटेंसिव नेचुरल रिसोर्स बेस्ड लाइवलीहुड्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि वी आर बीइंग कन्विंस्ड दैट विगरस इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरेटिंग सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, बट दिस इज नॉट सो। अब ये जो दिस इज नॉट सो है ना, यही यही प्रॉब्लम, यही यहाँ पे एक आंसर का पार्ट बनेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस विल बी करेक्ट, क्योंकि मच ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी जो है वो सफिशिएंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को नर्चर नहीं कर रही है, उसको बढ़ा नहीं रही है ना, लेबर इंटेंसिव को नहीं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे डेवलप हो रही है। तो दैट्स वाई टू विल ऑल्सो बी करेक्ट। फिर दिया है कि सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव। ये तीसरे वाले में दिया है कि जैसे पहले वाला जो एक पहले का डाटा दिया है, दूसरे का डाटा दिया है कि पहले जो इकोनॉमी जो थी वो 3% के रेट पे बढ़ रही थी, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट था वो भी 2% पे बढ़ रहा था। लेकिन अब इकोनॉमी चूंकि उससे 2 गुना बढ़ी है तो एम्प्लॉयमेंट उससे 1 गुना कम हो गया है, है ना, हाफ हो गया है। जबकि एम्प्लॉय ये इकोनॉमी डबल हुई है, तो है ना, 3% टू 7 to 8%, तो डबल 2.5 एक्सएल हुआ है, तो भी एम्प्लॉयमेंट और हाफ हो गया। तो यानी कि ये हुआ ना कि सर्विस सेक्टर जो है वो लेबर इंटेंसिव नहीं है ना, इट्स टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव, थोड़ा माइंड का खेल है। फिर चौथा वाला है, तो 1 2 3 तो करेक्ट हो गया। फिर चौथा वाला, लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज नॉट विलिंग टू इंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब यहाँ पे तो और रूरल इंडिया की बात भी नहीं की गई है। ठीक है, जस्ट ये दिया है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर पुअर, जो काफी लोग हैं वो पुअर है, 10% से कम ही लोग होंगे, मतलब है ना, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है ना। बाकी रूरल का अर्बन का ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो दैट इज वेल दिस विल बी इनकरेक्ट। तो यहाँ पे 1 2 3 आर करेक्ट। फिर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 47th वाले में मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल पूछा है। अगेन लॉजिकल रैशनैलिटी, रैशनल थॉट के बेसिस पे, एंड थोड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्रूशियल होना चाहिए सबसे। ठीक है, तो ये दिया है कि एफर्ट्स टू ब्रिंग पीपल इन इंडिया हिंटरलैंड इनटू द बैंकिंग सिस्टम आर नॉट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे दिया है कि इंडिया हैज बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स हु ब्रिंग पीपल इन द हिंटरलैंड इनटू द बैंकिंग फोल्ड। तो लेके आ रहे हैं लोग, है ना। और पहला जो लाइन है ना वही नॉन जस्टिफाई कर रहा है कि ये वाला तो गलत हो जाएगा। फिर फॉर मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडियाज बैंकिंग सिस्टम नीड्स मोर नंबर ऑफ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स एंड अदर सच लास्ट माइल वर्कर्स। देखो, लास्ट माइल वर्कर्स चाहिए, है ना, अच्छे से इंक्लूजन करने के लिए और सारे बैंकिंग करस्पॉन्डेंट चाहिए, पर क्या ये क्रूशियल हो सकता है ना, मतलब एक तरीके से लॉजिकल तो हो सकता है ना, एंड रैशनल भी है, पर क्या ये क्रूशियल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया रिक्वायर्स दैट बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स हैव डाइवर्स स्किल्स। तो ये जो हम लास्ट वाला पढ़ ले लाइन कि जो प्रोवाइडर्स होने चाहिए, एफर्ट्स एट बैंकिंग आउटरीच में सक्सीड ओनली इफ, ये सक्सीड तभी होगा जबकि बेटर इंसेंटिव्स हो, मतलब फायदा हो कुछ, मतलब मुझे फायदा हो कि मैं काम करूँ वो। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि मुझे फायदा तो हो कुछ, मुझे एक इंसेंटिव तो हो कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, तो उसको इंसेंटिवाइज कहते हैं। तो एंड ऑल्सो दोज प्रोवाइडर्स हु इंश्योर नॉट जस्ट बेसिक बैंक अकाउंट्स, जो कि ना सिर्फ एक बेसिक बैंक अकाउंट खोल के देते हैं, बट ऑल्सो वो प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं, प्रोडक्ट वगैरह लोगों को खुलवाते हैं, है ना, उनकी हेल्प करते हैं कि वो एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस और माइक्रो पेंशन स्कीम्स को भी ले सकें, तो उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाए। ठीक है, और ये सब किसको आएगा। मानो मैं आपसे बोलूं कि एक्सीडेंट की पॉलिसी मेरे को एक्सप्लेन करके दो, या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे को एक्सप्लेन करो कि ये पर्टिकुलर एज में मैं एंटर करता हूँ तो क्या करना है। ठीक है, तो कितना मेरे को भरना पड़ेगा, क्या क्या मेरे को फायदा होगा, तो तुम्हें आनी भी तो चाहिए ना ये सारी बातें, है ना। माइक्रो पेंशन स्कीम में पूछ दूं कि मैं अभी 40 ईयर्स का हूँ, है ना, या फिर मैं सपोज 55 ईयर्स का हूँ, या मैं सिर्फ 18 ईयर्स का हूँ, तो मेरे को कितना, मतलब मुझे इनपुट देना पड़ेगा पर ईयर ताकि मुझे इतनी पेंशन मिल पाए।
कुछ समय बाद, आफ्टर 60 और 75 जो भी है ना। तो ये सब तुम्हें आनी भी तो चाहिए ना, तुम बोलोगे मुझे पता नहीं है। तो दैट इज वाई मतलब कुछ लोग चाहिए, उनकी डाइवर्स स्किल्स चाहिए, कि जिनको माइक्रो पेंशन बारे में भी पता हो, माइक्रो पेंशन स्कीम्स के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में पता हो, एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस की पॉलिसीज का भी पता हो। ठीक है, तो अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए, तो यानी कि उनको भी मतलब नॉलेज होना चाहिए अलग अलग लेवल का। तो अलग अलग लेवल यानी कि डाइवर्स स्किल्स, तो तभी संभव है ये, है ना। इनफैक्ट ये लास्ट लाइन ही इसके इस आंसर को देती है, तो दैट इज वाई सी विल बी करेक्ट। फिर बेटर बैंकिंग आउटरीच वुड बी इम्पॉसिबल अनलेस ईच बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट इज अलाउड टू सर्व अ नंबर ऑफ बैंक्स। अब ऐसा तो मतलब ना ही दिया है, ना ही ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो सकता, एक लॉजिकली भी देख ले तो, है ना, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकली दिया है। ठीक है, तो लॉजिकल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी सोच सकते हैं, है ना, नॉट जस्ट फ्रॉम पैरा पर्सपेक्टिव, बट लॉजिकल ऐसा बोला तो आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो वहाँ पे जीएस वगैरह का। पर क्रूशियल इन्फ्रेंस वगैरह में नहीं, इन्फ्रेंस वगैरह में सिर्फ पैसेज, इवन एजम्पशंस वगैरह में सिर्फ पैसेज, बट लॉजिकल पूछे तो ऑब्वियसली लगाओगे, है ना। तो ये वाला भी डी वाला भी इनकरेक्ट होगा, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। अब ये सीक्वेंस दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि एक्स की वैल्यू बता दो। तो ट्रायल एंड एरर ऐसे में करना रहता है ना, +1 +2 +3 +4, मतलब अलग अलग एडिशंस कर लो, या फिर अलग अलग सब्ट्रैक्शन कर लो, या फिर स्क्वायर का माइनस कर लो, स्क्वायर का प्लस कर लो, है ना, कुछ भी करो, पर एक सीक्वेंस ऐसा ढूंढना है कि जो कि सब में फॉलो होता हो, एंड तभी हम एक्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा, बिकॉज सपोज हम माइनस ले, और सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, सबसे पहले तो इसके डिफरेंस लेके रखो। ठीक है, ये जो इनके जो डिफरेंसेस है ना, उसको सबसे पहले लिखो, सॉल्यूशन बाद में देखा जाएगा, पर इसके लिख लो, ताकि इससे पता चल सके कि मतलब इसमें लगा क्या है, इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको माइनस कर दिया ना, तो ये यहाँ पे 3 आता है। ठीक है, 132 माइनस 129 इज इक्वल टू 3। फिर 129 माइनस 125 4 इज इक्वल टू 5। फिर 124 माइनस 117 विल बी इक्वल टू 7। फिर 117 माइनस 106 विल इक्वल टू 11। फिर 106 माइनस 93 इक्वल टू 13। ठीक है, तो यानी कि अब जैसे ये 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13, तो ये सब क्या है, इन सब के बीच में कॉमन क्या है इसमें। ठीक है, तो 3 5 क्या ऑड नंबर है, मतलब ये सारे, तो 3 5 के बाद 7 के बाद 9 भी आना चाहिए यदि ऑड नंबर है तो, पर ऑड नंबर नहीं है ना। फिर दूसरा क्या होता है, इवन नंबर, इवन नंबर तो दिख भी नहीं रहा, तो फिर अब ऑड है नहीं, है ना, एंड ऑड ही नंबर से सारे, पर ऑड नंबर का सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, तो क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर आर दो नंबर विच आर ओनली डिविजिबल ईदर बाय 1 और बाय देमसेल्व्स। तो 7 जो है वो सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, नहीं तो 1 से डिवाइड होगा। 3 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर उसे ही कहते हैं। तो इसमें देखेंगे 3 5 7 ये कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। ठीक है, 3 से स्टार्ट हो, मतलब 3 है सपोज यहाँ पे, तो 3 5 7 11 13, है ना, फिर 17, फिर उसके बाद 19 आएगा क्या, ऑफ कोर्स, है ना। तो ऐसे ऐसे करके मतलब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, तो ये प्राइम नंबर्स पता चल गया, तो अभी यहाँ तक तो -13 ऐड किया है, मतलब 13 इसमें ऐड करा था, 116 माइनस 13 सब्ट्रैक्ट करा था, तब जाके 93 आया था। इसके बाद का प्राइम नंबर क्या आता है, 14 आता है, नहीं 14 तो खुद ही 2 से डिविजिबल है। 15 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। 16 अगेन 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। 17 सिर्फ 1 से डिविजिबल है, और फिर 17 खुद से डिविजिबल है, तो यानी कि ये भी प्राइम नंबर है। तो 93 माइनस 17 कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 76 सी वाला ऑप्शन, तो ये करेक्ट। फिर 49th क्वेश्चन, एक क्लॉक है ना, एक घड़ी है, तो ये 10 मिनट फास्ट भागती है। तो सपोज 12 बजे, तो सबको दिख रहा है कि 12 बज रहे हैं, ठीक है, पर ये घड़ी दिखाएगी कि 12:10 बज रहे हैं। ठीक है, तो हर 24 घंटे में ये 10-10 मिनट आगे चली जाती है ना, मतलब आज सपोज दिखा रही है 8 बजे, दिखा रही है कि 8:10 हो रहा है, तो कल 8 बजे ये दिखाएगी कि 8:20 हो रहा है ना, तो ये 10 मिनट एक्स्ट्रा ही जाती है। तो ये दिया है कि क्लॉक जो है ना वो ऐसा सेट किया गया था कि वो 8 AM को दिखाए मंडे को, यानी कि क्लॉक क्या था, पहले 7:50 था, क्योंकि ये 10 मिनट फास्ट है, तो इसलिए वो सेट किया गया था ताकि 8 दिखाए मंडे को। तो जब क्लॉक
6 PM को वेडनेसडे को 6 PM को समय दिखाती है, तो तब करेक्ट टाइम क्या हो रहा होता है उस टाइम पे, ये पूछा है। मंडे को 8 बजे सुबह में टाइम दिखाना होता है, उसका सही टाइम दिखाता है, मतलब सही किया गया है, सेट किया गया है, यानी कि वो सही टाइम है ना। तो अब ये गैप कितना है, पहले तो 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, तो उससे 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 24 आवर्स में कितना हो गया, 24 × 60, तो यानी कि ये 14 मिनट्स होते हैं। मल्टीप्लीकेशन कर लो। फिर इंफॉर्मेशन जैसे दी गई है कि मंडे टू ट्यूसडे टू वेडनेसडे, तो ऐसे करके जो आवर्स है, ठीक है, तो यानी कि जो सेट किया गया था 24 आवर्स बाद का, तो वो 1450 मिनट्स दिखा रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यानी कि तब 1450 मिनट्स दिखा रहा है, ये मिनट्स ऑफ इनकरेक्ट क्लॉक है, ठीक है। तो अब 8 AM मंडे से 6 PM वेडनेसडे तक के बीच की दूरी क्या होती है, तो 8 AM मंडे टू 8 AM वेडनेसडे तक लेके जाए ट्यूसडे वाया, तो 24 + 24 आवर्स होते हैं, तो दैट्स वाई ये 24 + 24 लिख दिया। फिर 8 AM और 6 PM के बीच में कितना का गैप है, 8 to 12 4 आवर्स, एंड 12 to 6 6 आवर्स, 4 + 6 10 आवर्स, तो इसके लिए यहाँ पे 10 आवर्स और ऐड कर देंगे 10, यानी कि 58 आवर्स हो गए, है ना। तो अब हो गया कि कितना वो क्लॉक फास्ट मूव करेगी, कितना करेगी, 10/24, ठीक है, 10/24 इंटू 58, ठीक है। अब यहाँ पे 10 क्यों, 10 मिनट्स ऑफ 24 आवर्स इंटू 58 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट वाला क्लॉक था, अपने को पता चलेगा। तो इसके लिए इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 50 जो ये 24 है वो 12 से डिवाइडेबल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और इसको 10 से को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5/12 इंटू 58। तो हम इसको एक डेसिमल में लेके जा सकते हैं, पर ऐसा करेंगे नहीं, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि 24 मिनट्स के करीब आता है ये, ठीक है। इसको सपोज 60 ही ले लो, है ना, तो 5/12 इंटू 60, तो 12 इंटू 12 25, है ना। तो यानी कि 25 भी सपोज पकड़ लो यहाँ पे 25 मिनट्स, तो अभी 6 PM दिखा रहा है ना, तो 6 PM माइनस 24 मिनट्स आ गया, मतलब तो इसमें 25 मिनट्स सब्ट्रैक्ट कर लो, चूंकि हमने यहाँ पे सपोज 60 ले लिया था, तो और 60 से कम ही है, एक तो एक ध्यान रखना कि डेसिमल वेसिमल आ जाए ना, तो फिर करना पड़ता है टोटली, पर नहीं आया तो सेफ हो। तो यहाँ पे -24 25 मिनट्स करेंगे तो 535 536 आता है, तो ये सबसे क्लोज क्या है, 536 है, तो यही करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे यदि ये रहता ना कि 535 भी रहता हो ऑप्शन में, ठीक है, तो एक घबराने वाली बात थी, और टोटली हमें सॉल्व करना पड़ता 5/12 इंटू 58, ठीक है। तो यहाँ पे 536 विल बी आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है प्रॉपर फ्रैक्शन का, सेम पॉजिटिव नंबर से बढ़ा दिया जाए, तो जो कि ऑफ कोर्स 0 से ज्यादा ही होगा, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यानी कि ये पूछा है कि सपोज 1/2 है, ठीक है, तो इसमें भी +1 कर दूं, इसमें भी +1 कर दूं, तो कौन सा मतलब क्या होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, या कौन सा इक्वल होगा, या फिर सपोज 1 ही क्यों, मैं सपोज 7 ऐड कर दूं, तो इसमें भी 7 ऐड कर रहा हूँ, इसमें भी 7 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से क्या मतलब कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, इक्वल होगा, यही पूछा है। तो हम कोई भी एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, है ना, बिकॉज ये रूल तो फिर सब पे लागू रहेगा ना, यदि क्वेश्चन पूछा तो इट शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है। तो 1/2 है सपोज, हम 2/3 लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन को, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन शुड बी लाइक 2/3 ले लेते हैं, तो 2/3 का क्या निकलता है, 66%। अब ये कैसे निकला, तो 2/3 इंटू 100, तभी तो परसेंटेज निकलेगा, है ना। अब 3 को यदि हम 100 से डिवाइड कर दें, 100 को यदि हम 3 से डिवाइड कर दें, तो 99 को हम सेफली डिवाइड कर सकते हैं 33.33, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66.66 आ जाएगा। तो हमने मतलब डेसिमल को यहाँ पे छोड़ दिया, तो 66% सपोज आ गया, ठीक है। अब इसमें से एक एक को बढ़ा दो, क्योंकि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना ना ये सब, तो एक एक बढ़ा दो। तो एक यदि हम ऐड करते हैं 2 + 1 तो 3 हो जाता है, 3 + 1 तो 4 हो जाता है,
अब 3/4 को निकाल देंगे तो क्या होगा, 3/4 जो है ना, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 100 कर देंगे तो ये 4 जो है ना वो 25 से कट जाएगा, 25 4 जा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, और 3 × 25 हो गई, तो 3 × 5 25 कितना होता है 75, तो 75%। अब इसमें से बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऑब्वियसली फाइनल नंबर बड़ा है, तो यानी कि द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, एंड ऑलवेज दिया है तो फिर ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या पता कुछ कुछ केसेस में ना हो, तो ऐसे 3 4 केसेस हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इंडिविजुअली भी सॉल्व करके देख सकते हो ये सब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51st क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इसमें भी एक्स का सीक्वेंस क्या होगा। तो ये सीक्वेंस जो है ना वो स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स है, डिसेंडिंग में भी और असेंडिंग में भी। दो नंबर्स है, मतलब दो सीरीज है, इसमें कंबाइंड सीरीज एक तरीके से दी गई है। ये वाली जो है ना, ये वाली है ना, ये वाली, ठीक है, और एक है ये वाली। ठीक है, ये ऐसे सीरीज है। ओके, तो ये क्या है, 4 16 36 64, यानी कि ये क्या लग रहा है आपको, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो आगे यहाँ पे क्या होगा 10 का स्क्वायर। ओके, वैसे ही यहाँ पे 196, 196 क्या है, 196 14 का स्क्वायर है, 14 14 जा 196। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका 144 कितना होता है, 144 इज 12 स्क्वायर। ठीक है, तो और 100 क्या होता है, 100 इज 10 स्क्वायर। तो यानी कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 64 होना चाहिए। ये क्यों, बिकॉज यहाँ पे 14 का स्क्वायर लिया, यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिया, यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिया, तो फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर लेगी, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये वाला लेके जा रहे हैं ना हम। ठीक है, क्योंकि इसका तो यहाँ पे आ जाएगा, पर हमें ये वाला ही चाहिए। ठीक है, तो 14 का हो गया, 12 का हो गया, और 10 का हो गया, तो फिर अब 8 का भी होना चाहिए। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो यानी कि 64 इज द आंसर। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया हमारा। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रुप है, उसमें 15 लोग हैं, 7 लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, 3 को कुछ नहीं आती, दोनों लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कि दो एक ही लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, टोटली एक ही। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है 15, जो नहीं पढ़ सकते वो कितना है 3। तो जो कि या तो फ्रेंच पढ़ ले या इंग्लिश पढ़ ले या दोनों पढ़ ले, कितना होगा 15 - 3 विल बी इक्वल टू 12। तो इतने लिटरेट लोग हैं जो कि पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं। तो जितना लैंग्वेज ये दिया है कि 7 लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं और 8 लोग इंग्लिश, 8 7 15 हो रही है, और इसमें से 3 जो है वो दोनों लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, है ना। तो मतलब यानी कि 3 लोग दोनों लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो ये पूछा है कि कितने लोग सिर्फ एक एक लैंग्वेज पढ़ पाएंगे। 3 का नॉट रोड, कैनॉट रेड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज कितना लोग पढ़ेंगे, या तो उसको हम समेशन करेंगे, डिक्रीज करेंगे किसमें से, जो लोग या तो फ्रेंच पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश, और जो कि माइनस जो कि लोग दोनों पढ़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिया है, तो यानी कि 3 of them can read neither of these languages, exactly number of people who can read exactly one language। तो यानी कि 12 - 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 12 - 3 विल बी इक्वल टू 9, तो 9 विल बी आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंटर नंबर ऑफ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ ए बुक स्टार्टिंग। एक प्रिंटर है सपोज, ठीक है, तो एक प्रिंटर ले लिया अपन ने, तो 1 से लेके 3089, 3089 ये डिजिट्स तक वो चलता है ना, तो मतलब वो यूज करते हैं डिजिट्स। ठीक है, तो 3089 इज नॉट द लाइक वो नंबर नहीं है पर्टिकुलर पेज का,
वो है कि 3089 ही टोटल डिजिट यूज होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो बुक्स के में कितने पेज हैं? तो यदि हम 1 डिजिट के लिए बात करें तो 1 से 9 के बीच में 9 ऐसे नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो 9 नंबर्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए 1 × 9। फिर डबल डिजिट के लिए क्या चाहिए? 10 to 99 तक लेके जाते हैं वो भी। ठीक है, तो क्योंकि डबल डिजिट 10 से 99 तक ही रहता है ना, और ये कितना है? 90 नंबर्स। और 90 नंबर्स कितना डबल डिजिट के? तो इसके लिए 90 to 2 विल बी इक्वल टू 180। फिर अब ट्रिपल डिजिट पे आते हैं। 100 से 999 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 900। और कितने डिजिट के नंबर है ये? 3। तो 900 × 3 विल बी इक्वल टू 2700। तो यानी कि 999 पेजेस के लिए हम 2700 प्लस 180 प्लस 9 यानी कि 2889 डिजिट्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी हमारा कितना डिजिट बच गया? इसको हम डिवाइड कर माइनस करेंगे तो 200 डिजिट। ठीक है, अब है कि 4 डिजिट है नंबर। ठीक है, तो यानी कि 4 डिजिट पे एक पेज यूज होगा, एक पेज पे 4 डिजिट यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जब 200 डिजिट बचे हैं तो 4 से डिवाइड ही कर देते हैं, तो कितना होगा? 50। ठीक है, तो यानी कि इसमें 50 और जोड़ लो, यानी कि ये 999 प्लस 50, तो यानी कि 1049। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतने पेजेस हैं बुक के। ठीक है, फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है लेटर का, तो इसमें हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ये भी वैसे ही है, ट्रायल एंड एरर है ना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि इसके बाद यही आएगा या उसके बाद यही आएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे यदि हम ये वाला अरेंजमेंट फॉलो करें, है ना, सी सी, ठीक है, ए सी सी, ए बी, ए फिर स्लैश बी बी सी बी बी, है ना। तो यानी कि जो हर सीक्वेंस है वो 5 लेटर का है, हर 5वें लेटर पे रिप्लेस हो रहा है। जहाँ पे सी जो है, ए जो है वो सी से रिप्लेस हो जा रहा है, बी जो है वो ए को रिप्लेस कर रहा है, और सी जो है वो बी को रिप्लेस कर रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, है ना। तो सी सी ए सी सी, यानी कि इसके लिए यहाँ पे सी सी ए सी सी। ओके, फिर यहाँ पे ए, अब यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? बी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सी हो चुका है और यहाँ पे चाहिए भी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, एज पर द अरेंजमेंट, तो इसके लिए बी विल बी करेक्ट यहाँ पे। फिर ए, फिर स्लैश यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसा कौन सा लिखे हैं जो कि बराबर में दो बराबर से हो। ठीक है, मतलब इनकी कंटिन्यू टूटनी नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे सी सी है तो बीच में कुछ भी आ जाए, यहाँ पे भी सी सी होना चाहिए। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी बीच में ए ही होना चाहिए। यहाँ पे बी भी है तो यहाँ पे भी बीच में बी भी ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें सी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सी बी बी बी, यानी कि बी विल बी करेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है कि एक फैमिली में दो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स में मतलब मदर और फादर, यहाँ पे दिया है एक्चुअली मदर और फादर। तो जो एवरेज वेट है चिल्ड्रंस की और उनके मदर की, वो 50 kg है। और बच्चों की और उनके पिताजी की जो उम्र है, जो उम्र बोल रहा हूँ, जो वेट है वो 52 kg है एवरेज। ठीक है, तो ये दिया है कि उनके जो फादर की एज है, यदि वो 60 kg है, तो उनकी मदर की मदर की वेट कितनी होगी? बेसिकली ये जा रहा है दिमाग में, वेट है। ठीक है, तो वेट कितनी होगी? मान लेते हैं कि जो चिल्ड्रंस की वेट की जो कैपेसिटी है, जो वेट्स है, वो C1 और C2 है। सी क्यों? बिकॉज चिल्ड्रन का जो इनिशियल लेटर है सी, वो वेट ऑफ फादर भी F एंड मदर भी M, ऐसे ही। तो जो कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो चिल्ड्रन है और उनकी मदर है, उनकी जो एवरेज वेट है वो 50 kg है। तो यानी कि C1 प्लस C2 प्लस M अपॉन 3 टोटल का, अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 50। हम 3 को इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, C1 प्लस C2 प्लस M इक्वल 150। अब यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस F दिया है, ये वाला एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड द फादर इज 52 kg। तो यानी कि C1 प्लस C2 प्लस F अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 52। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो
C1 प्लस C2 इसको हम वापस लेके जाएंगे 3 को इससे, तो यानी कि ये भी 156 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फादर की वेट दी गई है ना, यहाँ पे 60 है ना, ये वाली जो वेट है वो फादर की दी गई है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि तो C1 प्लस C2 प्लस 60 विल बी इक्वल टू 156। तो C1 प्लस C2 कितना होगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा ये, तो 156 माइनस 60 विल बी इक्वल टू 96। ठीक है, अब इसको हम पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें चिल्ड्रंस के वेट से कोई मतलब नहीं है, हमें पता करना है उसकी मम्मी का एज। ठीक है, तो C1 प्लस C2 का जो वैल्यू है वो 96 है, तो यहाँ पे हम 96 प्लस m लिखेंगे तो 150, तो m विल बी इक्वल टू व्हाट, 150 माइनस 96 है ना, तो ये क्या होगा, 150 माइनस 96 विल बी इक्वल टू 54 kg, तो यानी कि 54 kg इज द रिक्वायर्ड वेट ऑफ अ मदर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कि आपके पास सपोज 1, 10 और 50 में के डिनोमिनेशन में 3 डिनोमिनेशन में नंबर्स आपके पास पैसे पहुंच गए हैं, है ना, तो आप 107 के बिल सपोज पे करने पड़ गए, तो कितने तरीके से कर सकते हो। अब इसका तो काफी थियरम वगैरह भी है ना, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, पर ये लॉजिकली यदि कर लें, है ना, कि हम 7 रुपए दे देंगे एक एक के नोट में, 5 नोट देंगे 10-10 के, और एक नोट देंगे 50 के। ठीक है, ये वाला, तो भी हम 107 रुपए दे रहे हैं, 7 नोट यदि एक के देते हैं तो 50 के देते हैं, तो भी 107 दे रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके 7 यदि एक के दे रहे हैं और 10 के दे रहे हैं तो भी 107 दे रहे हैं, तो ऐसे करके हम कितने ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, तो ऐसे हम टोटल मतलब कर लें रैंडमली। ठीक है, तो रैंडमली यदि करें तो हमारा 18 वेज निकलता है ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो चाहिए तो यू कैन इवन लीव इन द एग्जाम यदि आपको 2/3 मार्क्स लाने हैं तो, पर यहाँ पे सपोज सॉल्व करना है तो हर पर्टिकुलर चीजों को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस भी जो है ना वो 16 है, 17 है, 18 है और 19 है। नो गेस वर्क, एक भी इधर उधर मिस हुआ यू विल गेट दिस आंसर रॉन्ग, और बिसाइड ये टाइम टेकिंग भी है, तो अबाउट टोटल 18 वेज है इसमें, है ना, ये आप एक बार देख लेना पॉज करके। ठीक है, तो 37 1 रुपए का नोट हम 37 में देंगे, और 70 रुपए 10 करके 7 नोट दे देंगे, तो ऐसे ऐसे करके मतलब हो रहा है। ठीक है, रैंडमली आप बढ़ाते चले जाओ, यहाँ पे 7 पहले किया, है ना, फिर 17 कर दिया, फिर 27 का देख लो, फिर 37 का देखो, फिर 47 का देखो, फिर 57 का देखो, फिर 67 का देखो, फिर 77 का, ऐसे करते करते चलते जाओ। ठीक है, तो ये ऐसे ही अबाउट 10 से 11 निकल जा रहा है, और किसी के 2 भी हैं तो वो भी काउंट कर लो, तो यानी कि सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18 वेज टोटल। अब यहाँ पे दिया है कि ए जो है वो स्टार्ट हुआ अपने हाउस से और 20 मीटर ईस्ट की तरफ बढ़ा, यानी कि ये बढ़ा है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो 20 मीटर यानी कि यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक, तो यानी कि यहाँ तक ही 20 मीटर है, तो यहाँ पे उसके फ्रेंड बी ने ज्वाइन करा, फिर उन्होंने 10 मीटर तो सेम डायरेक्शन में बढ़े, ये मतलब यानी कि ये। ठीक है, अब ए जो है वो लेफ्ट मुड़ गया, यानी कि ये लेफ्ट मुड़ गया, और बी जो है वो राइट मुड़ गया, यानी कि बी ऐसा राइट मुड़ गया। ठीक है, एंड ट्रेवल 2 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए जो है वो 2 मीटर चला और बी जो है वो 8 मीटर चला। ठीक है, तो ये लिख दिया अभी अपन, ये डायग्राम अच्छा बनाना चाहिए, नहीं तो फिर इसी से सॉल्व निकलता है एक्चुअली। ठीक है, तो इतने चले ये लोग, लेकिन बी जो है वो वापस लेफ्ट मुड़ा, यानी कि बी जो है वो वापस लेफ्ट मुड़ा और 4 मीटर चला, तो यानी कि ये 4 मीटर चला, फिर 5 मीटर उसके राइट में गया, यानी कि 4 मीटर चलने के बाद राइट मुड़ा और 5 मीटर गया तो वो अपने ऑफिस पहुंच गया। दूसरी तरफ ए जो है वो यहाँ पे सपोज ऐसे जा रहा है, तो ये भी राइट मुड़ा और 12 मीटर चला ऐसे। ठीक है, यानी कि ये 12 मीटर और अपने ऑफिस पहुंच गया, तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी है वो क्या है दोनों के ऑफिस के बीच, तो ऐसे हम यदि हम डायग्राम को देख लें तो ये टोटल 10 हो जाएगा ये वाला, बिकॉज ये 8 है और ये 2 है, यानी कि 8 + 2 10 मान सकते हैं इसको। ठीक है, और ये 5 दिया ही था, है ना, 5 मीटर यहाँ पे दिया था कि 5 मीटर टू इज राइट टू रीच हिज ऑफिस, यानी कि ये 5 मिला था, यानी कि ये टोटल 15 हो गया, है ना, यानी कि ये टोटल 15 हो गया, है ना, एंड ये टोटल
12 है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो दिया है कि वो जो है वो है ना 8 मीटर चला है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो टोटल 12 मीटर है ना, ट्रेवल 12 मीटर। लेकिन यहाँ पे जो था बी, ये 4 मीटर ही तो चला है ना, तभी मुड़ा है यहाँ पे। तो यानी कि ये जो दूरी है वो कितनी है 4। तो 12 माइनस 4 कर देंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यानी कि इसके आगे 12 यहाँ पे 4 कर देंगे एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये वाला जो है ना वो 8 हो गया। और यदि आप गौर से देखो तो इसको दिख रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। और इसमें क्या होता है कि हाइपोटेनस को जो स्क्वायर होते हैं ये इसका जो स्क्वायर होता है वो इसके और इसके एडिशन के स्क्वायर से सम करता है। यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। तो यदि हम इसमें लगा लें तो ये वाला तो 15 हमने निकाला है और ये वाला भी हमने 8 निकाला। तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना होता है 225, 15 इंटू 15 और 8 स्क्वायर यानी कि 64। अब ये हो गया 289। 289 यदि आपको स्क्वायर्स आपने याद कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि 289 जो है वो शॉर्टेस्ट है, मतलब स्क्वायर है किसका 17 का, ठीक है। तो यानी कि 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। और 16 का स्क्वायर कितना है 16 का स्क्वायर 256 है, ठीक है। एंड 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे 17 को तो 289 आता है। तो यानी कि ये यहाँ पे 17 हो जाएगा आंसर, ठीक है। बिकॉज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ये। और ये एक तरीके से ट्रिपलेट्स भी है। मैंने लास्ट में भी कुछ लैंग्वेज लेक्चर्स में बोले गए हैं कि कुछ ट्रिपलेट्स है, आप उसको याद कर सकते हो कि ठीक है कि 3 स्क्वायर 3 4 5 के ट्रिपलेट हो गए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे 17 आंसर आता है, तो 17 विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसमें दिया है कि सपोज पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर्स, है ना। पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले बता दूं कि काफी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने आंसर इसका गलत दे रखा है, उन्होंने आंसर डी दे रखा है, ठीक है। पर यूपीएससी ने इसका आंसर बी दिया हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि, है ना। तो और यहाँ पे सपोज पी एंड क्यू आर बोथ प्राइम नंबर्स, तो दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और पी और प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, तो ये पूछ रहा चाह रहा है कि पी क्यू भी ऑड इंटीजर रहेंगे, ठीक है। तो यदि हम इसको देखें कि पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, तो ये तो है कि मल्टीपल ऑफ ऑड इंटीजर्स, टू इंटीजर्स विल ऑलवेज बी ऑड। कुछ भी हो जाए, आप 11 इंटू 11 ले लो, 11 इंटू 13 ले लो, है ना, 3 इंटू 5 ले लो, हमेशा ही ऑड रहेगा। 3 इंटू 4 लोगे तब जाके इवन होगा, ठीक है। पर ऑड ऑड करोगे तो वो ऑड ही होगा। तो यानी कि ये तो सफाइस कर रहा है ना। तो ये सही है। फिर पी क्यू इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। तो पी क्यू इज एन ऑड इंटीजर, पी प्लस क्यू यदि ऑड इंटीजर है, ठीक है, तो उससे आंसर निकल सकता है, यस निकल सकता है। अच्छा, इसमें यही वाली गड़बड़ी हुई है लोगों से कि पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर यदि हुए तो क्या वो ऑड इंटीजर्स ही होंगे। तो उस तरीके से तो टू भी प्राइम नंबर है ना, टू भी प्राइम नंबर है जो कि यहाँ पे मेंशन भी करा हमने। तो टू भी प्राइम नंबर है और उसको यदि हम 3 से डिवाइड कर दे मल्टीप्लाई कर दे तो 6 हो जाता है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी कि ये तो खुद ही फॉल्स हो गया। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 वाला तो निगेट हो गया, है ना। तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा और ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर p प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, अब ये तो है p प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, यानी कि 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, ठीक है। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, दो जो इंटीजर्स होंगे प्राइम नंबर्स, तो उनका जो एडिशन होगा वो ऑड ही होगा, है ना। तो यानी कि ये सही है। तो S2 alone is sufficient to answer the question. Well, S1 is not, S1 का एक्सेप्शन यही है कि 2 जो है ना वो बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी बी वाला सही हो जाएगा। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट कि कौन सा कैलेंडर ईयर सही सेम होगा 2019 के बाद। तो 2009 के बाद ऐसा कुछ कैलेंडर सेम होगा जिसमें 7 जो डिजिट्स हैं, 7 जो ऑड डेज हैं वो हो जाए कंप्लीट, ठीक है। तो यानी कि जो ऑड लीप ईयर नॉन लीप ईयर में ऑड डेज कितना होता है 365/7 विल बी इक्वल टू 1 ऑड डे,
रिमाइंडर 1 ही बचता है, 364 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 7 5 35 है ना। तो और फिर +1 है ना, तो 64 तक जाता है, 14 2 हो जाएगा है ना, प्लस बचेगा 1 ऑड डे। और लीप ईयर में कितना होता है, 2 ऑड डे, एक एक्स्ट्रा डे हो गया, तो यानी कि 2। और 7 ऑड डेज कितने साल में आएगा, 5 साल में आएगा। क्यों, क्योंकि 5 नॉन लीप ईयर आएंगे और एक लीप ईयर आएगा। ये भी इसलिए बिकॉज 2019 के बाद 2009 के बाद 2010 2011 2012 ही लीप ईयर है, फिर उसके बाद 4 साल बाद ही लीप ईयर आना है, लेकिन हमें 6 साल में ही काम करना है खत्म। तो इसके लिए 5 साल नॉन लीप ईयर और 1 साल लीप ईयर के, यानी कि 5 + 2 7 डेज हो गए। तो 7 ऑड डेज हो गए, यानी कि 7 ऑड डेज के बाद आएंगे। ये कब आ रहा है, ये शुभ मुहूर्त कब आ रही है, तो ये आ रही है 6 साल बाद। किससे, 2009 के 6 साल बाद, 2009 + 6 कितना होगा, 2015। तो 2015 इज द रिक्वायर्ड आंसर, तो सही होगा। फिर यह दिया है कि नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 60 is added to 5b7 and sum of trend is 7a3 where a and b are integers। तो यानी कि ये नंबर है 136, इसको हमने 5b7 में ऐड कर दिया, तो हमें जो रिजल्ट मिला वो 7a3 मिला, जबकि यहाँ पे ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, और जो 7a3 है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या है बी की, तो इसका हम क्या करेंगे ना कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि सम डिविजिबल होंगी, तो यानी कि पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी ए की, 258। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 + a है, ठीक है, और 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 होगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। फिर 10 में 5 को ऐड करेंगे तो 15 होगा, जो कि अगेन 3 से डिविजिबल है ना, 3 से डिविजिबल चल रहा है यहाँ पे। प्लस 10 में फिर 8 ऐड करेंगे, 18 हो जाएगा, 18 भी 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि तभी हो पाएगा, ठीक है। तो यानी कि 258 हो गया अपना। फिर बोला है कि 136 + 5b7, इसको ऐड करने पे हमें 7a3 मिलता है, तो b की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 7 8 9। ये क्यों, क्योंकि अगेन हमें जब ऐड करना है तो डिविजिबल भी चाहिए, तो वो भी चेक करना है। तो हम इसको ट्रेडिशनल मतलब टेस्टिंग मेथड से जाएंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू सपोज हमने 2 करी और बी की वैल्यू करी 8, ठीक है, तब जाके हमारा आंसर निकलता है 7 + 2 + 3 विल बी इक्वल टू 7a3। तो यानी कि ये कितना हो गया, 7 + 2 + 3 विल बी इक्वल टू 7 + 5 विल बी इक्वल टू 12, ठीक है। तो 12 विल बी इक्वल टू, यानी कि ये कि कंप्लीटली डिविजिबल है ना, तो b विल बी इक्वल टू 8, तो ये सही हो गया। ये क्यों, क्योंकि 6 7 8 9 में से ऐसे को करना है जो कि 8 से डिविजिबल भी हो। 6 को यदि हम कर देते, ठीक है, 6 को यदि हम कर देते तो वो डिविजिबल ही नहीं होता। इवन 7 को, 6 7 को भी नहीं होगा, 8 9 को भी नहीं होगा, है ना, 10 को भी नहीं होगा। होगा किसका फिर, 11 का, है ना, मतलब 3 3 के गैप में 3 डिविजिबल है, तो इसके लिए डी विल बी आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज दिए गए हैं, इसमें दिया है कि इसमें से लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल इन्फ्लुएंस क्या होगा। पूरे पैसेज को पढ़ना है तो ये पाएंगे कि यही वाला होता है, इन ए कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया मस्ट यूज रेगुलेशन स्ट्रेटेजिकली। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि मस्ट इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन दैट फिट इट्स यूनिक सर्कमस्टांसेस। India especially needs an effective long-term regulatory system based on collaboration rather than the current top-down approach। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी में अपने हिसाब से करना पड़ेगा, अपने फायदे के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को देखते हुए। तो ये हो गया सही। अब इसमें बेटर रेगुलेटरी सिस्टम विल हेल्प इंडिया अचीव द साइज ऑफ इकोनॉमी अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन, कुछ भी मतलब दिया है ऐसा, मतलब सही हो सकता है अपने अलग लाइन में कंटेक्स्ट में, लेकिन पैसेज से नहीं दिया गया, बिकॉज यहाँ पे पूछा भी है कि डिराइव फ्रॉम द अबव पैसेज, है ना। फिर रेगुलेशन इन इंडिया डू नॉट फेवर इट्स इंटीग्रेशन विद टुडेज हाइपर कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी, फेवर करते हैं, है ना, पर रेगुलेशन भी करना है, ये दिया है एक्चुअली, तो सी विल बी इनकरेक्ट। जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी डोमिनेंट कंसिडरेशन इन डेवलपिंग इंडियाज रेगुलेटरी सिस्टम। रेगुलेटरी सिस्टम का जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या काम, उनको रेगुलेट करना है, उनका काम है कि कुछ चीज गड़बड़ ना हो जाए बाद में, ठीक है। उनको इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन से उतना क्या लेना देना है, सेबी का
कितना इकोनॉमी ट्रेड ऑफ हो रहा है दिन में, उससे उसको क्या लेना देना। सेबी को बस इससे फर्क पड़ना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग फालतू की नहीं ना चल रही हो, है ना, बता के कर रहे हो कुछ, करना भी हो तो 10 लाख कुछ ऐसा होता है। तो रेगुलेटरी सिस्टम का ये होता है मतलब, तो डोमिनेंट तो नहीं है मतलब, है ना, तो ये भी डी इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब वही है बी वाला करेक्ट। इसमें अब एजम्पशन पूछा है कि इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी क्या सही है। तो हम देख लें कि रेगुलेशंस आर नॉट इफेक्टिवली यूज्ड टू प्रोटेक्ट लोकल मार्केट्स। तो ये यहाँ पे तो दिया तो है कि मे बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट लोकल मार्केट्स एट द एक्सपेंस। तो ये तो एजम्पशन कहाँ से हो गया, फैक्ट ही दिया है वो भी गलत। फिर सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न आर जनरली इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द रेगुलेशंस। तो ये यहाँ पे दिया कि in today's hyper competitive world, global economy, regulation need to be viewed as weapons that seek cost justified with social and environmental benefits, but improving the economic well-being of its most citizens. तो रेगुलेशन तो करना ही है, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि, है ना, मतलब सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को अपने इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के साथ भी देख के देखना है, ठीक है। तो ये भी मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये देखे तो जा रहे हैं, है ना। तो डी विल बी इनकरेक्ट, मतलब डी विल बी द आंसर है। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज, इसमें दिया है कि लॉजिकल वाला वापस से लॉजिकल रैशनल क्रूशियल क्या है। तो यही है कि रिसर्च ऑन विनिंग इफेक्ट्स ऑफ गट बैक्टीरिया ऑन न्यूट्रिशन एज अ पॉलिसी इम्प्लीकेशन। यहीं पे दिया है कि मैक्रोम्स ऑफ द इन्फेंट्स फेल टू मैच्योर, दैट इन टर्न लीड्स टू मालनरिश्ड बेबीज, है ना। तो इसके लिए हमें वहां पे उस पर रिसर्च करने की जरूरत है, गट बैक्टीरिया पे। ठीक है, साइंटिस्ट कंपेयर माइक्रोबायम बायोम्स को उन्होंने कंपेयर करा अच्छे बच्चों को जिनका मतलब काफ़ी अच्छे से खाना पीना हुआ है, और उन गट गट माइक्रोब्स का जिनके में फीकल सैंपल्स है माल नूरिश्ड और हेल्दी चिल्ड्रन के अलग अलग। तो उसमें वो इमेच्योर और लेस डिवर्स वगैरह पाया गया, आपको ऐसे देख लेना। पर फाइनल क्रक्स ये है कि जो माइक्रोबायम्स है वो इन्फेंट्स के मैच्योर नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए माल नूरिश्ड बेबीज पैदा होती हैं। तो यानी कि यही है कि रिसर्च करना पड़ेगा गट बैक्टीरिया पे। गट बैक्टीरिया और कुछ नहीं होता है, यही होता है ये वाला जो कि दिया था ना कि गट माइक्रोब्स, ये इसी को बोला है गट बैक्टीरिया। तो ये वाला करेक्ट रहेगा। फिर ए वाले में जैसे दिया था कि माइलोरिस्ट कंडीशन इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय गट बैक्टीरिया, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड। माइलोरिस्ट इटसेल्फ ट्रीटमेंट आप ज्यादा ही मतलब खा लो, है ना, अलग अलग चीजें मतलब ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लगेगा और इतना नहीं होगा, ठीक है, पर इट कैन बी ट्रीटेड टू एन एक्सटेंट। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और माल न्यूट्रिशन ट्रीट नहीं होती तो फिर गवर्नमेंट इतनी मेहनत क्यों करती, है ना। फिर गट्स ऑफ माल न्यूट्रिश्ड बेबीज शुड बी इनोकुलेटेड विद मैच्योर माइक्रोब्स। अरे उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट करना है क्या, वो खुद ही माल न्यूट्रिश्ड है, वो खुद ही वीक है, दूसरों को भी वीक थोड़ी कराना है ना। हमें प्लस को माइनस नहीं लेके आना है, हमें माइनस को प्लस में लेके जाना है, ये आपको समझना होगा। तो ये खुद ही एक नेगेटिव बात कर रहे हैं। फिर बेबीज ऑफ माल न्यूट्रिश्ड मदर्स शुड बी फेड विद डेयरी मिल्क फोर्टिफाइड विद साइलिलेटेड ओलिगोसैचराइड्स इंस्टेड ऑफ मदर्स मिल्क। अब मदर्स मिल्क अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बाकी सब, ठीक है। बाकी यहाँ पर तो सैचराइड्स वगैरह का नहीं दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, है ना। तो ये नहीं दिया है, तो वही है, डी विल बी आंसर। फिर ये वाला जो है कि इसमें से कौन सा एजम्पशन सही है कि प्रोसेस प्रोबायोटिक फूड्स आर अ सॉल्यूशन टू ट्रीट द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन ड्यू टू इमेच्योर गट बैक्टीरिया कंपोजिशन। अब ऐसा कुछ दिया नहीं है कि प्रोसेस प्रोबायोटिक फूड दे दो तभी अच्छा होगा, है ना। फिर द बेबीज ऑफ माल न्यूरिश्ड मदर्स जनरली टेंड टू बी माल न्यूरिश्ड, यही तो है यहाँ पे। ये केमिकल यहाँ पे तो दिया तो है, केमिकल कंपोजिशन जो है ना मदर्स मिल्क का, है ना, वो बताया कि मॉडिफाइड शुगर की वजह से जो साइलेटेड ओलिगोसैचराइड्स है ना, तो वो वाला तो वो अपने यूटिलाइज नहीं करता वो अभी, ठीक है। तो जो माइक्रोब है वो शुगर पे थ्राइव करता है, यानी कि वो उल्टा इफेक्ट देता है। तो ये सही हो जाएगा, इसलिए बी विल बी करेक्ट। फिर एजम्पशन पूछा है यहाँ पे अगेन कि इसमें से एजम्पशन बताओ। तो एजम्पशन ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, दो रीजन्स है और ग्लेशियर्स फॉर्म फास्टर देन अदर रीजन्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ये तो यहाँ पे नहीं दिया है कि ये बोला है कि टेम्परेचर हैव रीजन, ठीक है। तो यही है कि मीटिंग्स ग्लेशियर्स आर कॉजिंग लॉस ऑफ species diversities among benthos in the coastal water of Antarctic Peninsula, है ना। तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा।
फिर ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू सी फ्लोर सेडिमेंटेशन इन सम एरियाज, यही तो है यहाँ पे कि रिसर्चर्स हैव नाउ फाउंड दैट मीटिंग ग्लेशियर्स आर कॉजिंग अ लॉस ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसलिए ये भी है कि सेडिमेंटेशन को लागू कर सकता है उसमें, है ना। फिर मेल्टिंग ग्लेशियर्स कैन रिड्यूस मरीन बायोडाइवर्सिटी इन सम एरियाज, तो यहाँ पे दिया है कि रिसर्चर्स हैव फाउंड, है ना, ये वाला सीन। तो ये आप एक बार देख लेना। तो इससे वाला जो अपना बी वाला ऑप्शन है, टू वाला, है ना, तो टू वाला भी करेक्ट तो है, थ्री वाला भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए सी विल बी आंसर। वापस नेक्स्ट पैसेज, इसमें एजम्पशन पूछा है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ फिनोमेना ऑकरिंग नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल कहाँ, केमिकल फार्मूला है, अपने आप आ जाता है, मतलब एक तरीके से, है ना, अपने आप से नहीं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग तभी होता है जब कुछ ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह निकलती हैं, ट्रैप होती है नॉन, है ना, इसके वजह से। फिर द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट स्मॉल एनिमल्स, इनफैक्ट वो और एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। ये जैसे दिया था यहाँ पे कहीं कि ओल्स प्रे ऑन स्मॉल मेमल्स एंड गेट एक्सटिंक्टेड, है ना, तो वो बच्चों को छोड़ के निकल जाते हैं, है ना, तो डेट इज वाई वो इट विल एडवर्सली इम्पैक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। फिर ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ अर्थ नेचुरल रिजिलियंस, अब ये तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है ना, तो एनवायरमेंट एट ह्यूमन मेड चेंजेस एट कॉज ए इनॉर्मस ड्रॉप, तो ये वाला सही है। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज, ये दिया है फूड वेराइटीज के बारे में कि इसमें से कौन सा सही है। तो ह्यूमन हैव बीन द मेन रीजन फॉर लार्ज स्केल एक्सटेंशन ऑफ फूड प्लांट स्पीसीज, तो ये यहाँ पे दिया था कि, है ना, कि उन्होंने कुछ एप्पल वैरायटी लेके लगाई थी, है ना, तो अब सिर्फ एप्पल उगाए जाते हैं, वहां पे पहले राइस उगाई जाती थी, क्यों, क्योंकि कॉस्ट वगैरह कुछ मिल रहा होगा ना, दैट इज वाई। ए विल बी इनकरेक्ट। कंजम्पशन ऑफ फूड मेनली फ्रॉम लोकली कल्टिवेटेड क्रॉप्स इंश्योर क्रॉप डाइवर्सिटी, अब ये तो सही है, हाई यील्डिंग वैरायटीज, टेक्नोलॉजिकल डिवर्ट प्रोडक्ट्स, है ना, well suited to peculiarities, mutating crop decimals depend on to the feed on growing population, and we need some of those varieties we have let go extinct। ठीक है, तो यानी कि ये तो सही है। फिर द प्रेजेंट स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड विल फाइनली लीड टू प्रॉब्लम ऑफ फूड स्कैसिटी इन द फ्यूचर, हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी का इशू इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट, मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आवर फ्यूचर सिक्योरिटी में डिपेंड ऑन आवर एबिलिटी टू प्रिजर्व द लोकली कल्टिवेटेड वेराइटी ऑफ सब्स। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें है कि एवरी अल्टरनेटिव जो लेटर है पहला, ठीक है, एबीसीडी वगैरह जो चलता रहता है ना, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के 11 पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये वाला जो सीन है ना, उसमें पूछा है कि जो बी है ना, वो छोटे में लिखा गया है, कैपिटल में नहीं, स्मॉलर में, और उसके बाद से अल्टरनेट में स्मॉलर कैपिटल स्मॉलर कैपिटल स्मॉलर कैपिटल स्मॉलर कैपिटल ऐसे ऐसे करते लिखा गया, और पूरे के पूरे लेटर्स को, यानी कि ए कैपिटल होगा, फिर बी स्मॉल, सी कैपिटल, डी स्मॉल, ई कैपिटल, एफ स्मॉल, ऐसे अल्टरनेटिवली चल रहा है। ठीक है, तो ये पूछा है कि फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर क्या होता है। तो पहले तो ये बात है कि हमें यहाँ पे इस पे फोकस भी नहीं करना। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है जुलाई, चारों में ही जुलाई है, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं दिया है अगस्त जून वगैरह कुछ, तो नहीं भी पता रहता है, एक तो वैसे पता ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकेंड मंथ, मतलब सेकेंड हाफ क्या होता है कि 1 जनवरी टू जून फर्स्ट हाफ हो गया कोई भी ईयर का, सेकेंड हाफ जुलाई टू दिसंबर, और सेकेंड हाफ का फर्स्ट मंथ पूछा था, यानी कि जुलाई पूछा था, तो जुलाई लिखा भी है। तो ये अब इस लाइन पे पहले तो लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कैसे लिख सकते हैं। तो जुलाई को कैसे लिखेंगे, जू जे को स्मॉल में जे है, फिर यू क्या है, यू कैपिटल में है, फिर एल क्या है, एल स्मॉल में है, और फिर वाई क्या है, वाई भी कैपिटल में है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, तो डी विल बी करेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है कि सुनीता है, सपोज एक पेपर लिया है इसने, ठीक है, एक पेपर लिया है इसने, तो ये है जो इसकी लेंथ है पहले पीस की, वो इक्वल है किसकी,
जो 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स हैं उनके, है ना, तो उसकी एवरेज है। तो यानी कि क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3 ऑफ द सम ऑफ कितना, फर्स्ट ओनली 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स, और ये कौन सा है, 3, 5 एंड 7। तो 3, 5, 7 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 5। तो यानी कि 5 यूनिट्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर ये दिया है, लेंथ ऑफ द सेकंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस 1/3 एट द लेंथ ऑफ द थर्ड। ठीक है, तो यानी कि x यूनिट, सो द लेंथ ऑफ थर्ड पीस विल बी इक्वल टू x प्लस 5, है ना, जो कि दिया हुआ है इधर। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ सेकंड पीस क्या होगा, ठीक है, ये वाला फाइंड निकाला था ना हमने, वही ये यहाँ पे ऐड किया है। ठीक, फिर x प्लस 5 क्यों, x प्लस 5 क्यों वैसे, क्योंकि यहाँ पे दिया है, ठीक है, कि 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द सेकेंड नंबर, अरे थर्ड पीस, तो ये थर्ड पीस था, x प्लस 5 अपॉन 3 कर देंगे, 1/3 किया तो। अब ये जो है x इक्वल टू, ये है 15 अपॉन 3 प्लस x अपॉन 5 प्लस 3। ये क्यों, क्योंकि अब 5 के नीचे कोई फ्रैक्शन नहीं था और x प्लस 5 इक्वल टू 3, तो हम इसको नीचे भी फ्रैक्शन लेके आएंगे ना। अब इसको नीचे फ्रैक्शन लेके आने के लिए इसको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे 15/3 हो गया। तो x क्या होगा, x विल बी इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 20 अपॉन 3, एंड x को हम यहाँ पे इस साइड लेके चले जाएंगे, x माइनस एक्स अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 3, तो यानी कि 2x अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 3। अब दोनों दोनों कटे, है ना, 2x 2 3 और फिर 3, तो यानी कि 2x विल बी इक्वल टू 20, है ना। तो अब क्या है, 2x विल बी इक्वल टू 20 और 3 3 कैंसिल हुआ बस। ठीक है, तो 2x विल बी इक्वल टू 20 यानी कि x विल बी इक्वल टू 10। अब इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे भी और फिर यहाँ पे भी, ये वाला तो सपोज सॉल्व कर ही दिया था तुमने। ठीक है, तो ये क्या होगा, x प्लस 5 विल बी इक्वल टू, x क्या है 10 है और प्लस 5 यानी कि 15, तो 15 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, यानी कि 30 यूनिट्स है इसका आंसर, तो सी विल बी करेक्ट। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला है कि ऐसे सीक्वेंस बताओ कि जिसमें जो ऐसे कितने 5 हैं जो कि उसके पीछे 3 तो नहीं है पर उसके तुरंत बाद 7 जरूर है। तो यानी कि पहले तो ढूंढो कि 5 कौन कौन से है इसमें। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे 5 है ना, ये यहाँ पे 5 है, ये यहाँ पे 5 है, तो 3 ही 5 है। इसमें से दिया है कि यहाँ पे 3 पहले नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए। 3 के अलावा कोई भी नंबर चलेगा, 1 2 3, अरे 1 2 4 5 6 7 समथिंग, है ना। तो ये देखे कि इसमें से यहाँ पे तो फॉलो तो हो रहा है, ठीक है, 5 के बाद 7 जरूर फॉलो हो रहा है, 3 इसके पीछे नहीं है, यानी कि ये वाला सही है ना, 1 इज करेक्ट, मतलब एक हमें आंसर मिल गया। फिर यहाँ पे 3 और 5 और 7, अब अगेन बोला था कि पहले 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही होगा आंसर हमारा। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दिया है कि ए जॉइंट फैमिली है, ए बी सी डी ई एफ जी, 3 फीमेल्स हैं, जी जो है वो विधवा है, विडो है, और डी के फादर एफ की वो भाभी है, सिस्टर इन लॉ, एंड बी और डी सिबलिंग्स है, ए जो है वो बी की बेटी है एंड सी जो है वो बी का कजन है ना। तो ई कौन है ये पूछा है, यानी कि जी जो यहाँ पे दिया है कि विडो है और भाभी है एफ की, जो कि डी का फादर है, यानी कि डी जो है वो जी का नेफ्यू हुआ, है ना, जी जो है वो आंट हुई, आंटी, है ना, चाची, जो भी है। ठीक है, और यानी कि ये और भी दर्शाता है, सिस्टर इन लॉ है, विडो है, यानी कि फीमेल है, तो टोटल 3 फीमेल है, एक हो गया इनका। ठीक है, एंड एफ क्या, एफ यहाँ पे इसी से ले लेंगे, एफ है फादर ऑफ बी टू अंकल ऑफ सी, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे कि ये बी और डी सिबलिंग्स है, तो इसके लिए बी का फादर हुआ तो डी का भी फादर हुआ, डी का फादर हुआ तो बी का भी हुआ, और अंकल हुआ सी का, क्योंकि बी और डी जो है वो इसके कजन्स है, तो ये भी है, एंड इसका मतलब ये भी हुआ कि ये मेल है।
फिर ई को छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे होगा डी। डी जो है वो सिबलिंग है बी का, या सिबलिंग है ना। तो और कजिन है जो दिया है यहाँ पे कि सी इज कजन ऑफ बी, तो मेल है ना। एंड फिर ये भी है कजिन ऑफ बी, सी जो है, और बी जो है वो सिबलिंग ऑफ डी है और कजिन ऑफ सी है, तो यानी ये भी मेल है सब। ठीक है, यानी कि 7 के परिवार में 3 मेल्स हैं, अरे 3 फीमेल्स है 4 मेल्स है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉटर दिया है कि ए इज डॉटर ऑफ बी, तो डॉटर ऑफ बी तो फिर नीस ऑफ बी सी डी होगी, भतीजी, क्योंकि जो बी सी डी है ये भाई और कजिन्स हैं, तो है ना। और ये ग्रैंड डॉटर हो गई एफ की, एफ क्योंकि इसका बाप है ना, मतलब इसके फादर है बी के, ठीक है, बी डी के फादर है, तो इसके लिए, तो यानी कि ये भी हो गया। अब हुआ कि 4 मेल हो गए और एक 2 फीमेल हो गई, फिर भी एक स्पॉट खाली है, और यहाँ पे दे रहा है कि 3 फीमेल्स आ गए, तो यानी कि तीसरी भी फीमेल है। ठीक है, तीसरी इज फीमेल। अब यहाँ पे दिया है कि फिर ई कौन है, हम पूरे इसको देख लें तो ये दिया है कि ई ओनली नॉन सेकेंडरी जनरेशन पर्सन है, इवन बी डी आर सिबलिंग, सी इज देयर कजिन, एंड एज देयर इज वन मोर फीमेल सो ही इज डैट फीमेल एंड वाइफ ऑफ एफ। ठीक है, तो एफ की वाइफ है ना, तो ये वाला सही होगा। फिर ग्रैंड मदर ऑफ ए है, ये क्यों, क्योंकि ये इनकी बेटी है और ये जो है वो इनकी माता श्री है। ठीक है, तो ये भी सही है, बी विल बी करेक्ट। फिर आंट ऑफ सी, आंट ऑफ सी क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी और डी कजिन्स है ना, अरे बी और डी सिबलिंग्स हैं और ये इनकी मम्मी है, फिर भी जो सी है वो कजिन ही है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो ई जो होगी वो सी की आंटी होगी, है ना, ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए भी हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया, यानी कि 1 2 3 विल बी द आंसर। ठीक है, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच फेस ऑफ ए क्यूब कैन बी पेंट इन ब्लैक और व्हाइट कलर, इन हाउ मेनी वेज, डिफरेंट वेज कैन द क्यूब बी पेंटेड। ये थोड़ा थियोरेटिकल है ना, तो 2 वेज में पेंट किया जा सकता है, व्हाइट एंड ब्लैक मीन्स बोथ वेज। ठीक है, अब यहाँ पे फॉलोइंग आर द प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेसेस दिए गए हैं, है ना। ऑल 6 फेसेस, पहले तो ये देख लो कि ये जो है ना, 6 फेसेस होते हैं इसके। ठीक है, तो सबके सब वाइट हो गए तो एक फेस हो गया, और सबके सब ब्लैक हो गए तो 2 फेस हो गया, है ना। इसको काटते चलो ऐसे। ठीक है, तो ठीक है, फिर 5 प्लेसेस ऑफ वाइट। ठीक है, क्योंकि मतलब 2 ही कलर है ना, तो सपोज एक को मैं व्हाइट से पेंट कर दूं, बाकी 5 को मैं ब्लैक से करूं, तो ये भी एक वे में हो सकता है, 2 वेज में नहीं हो सकता, है ना। फिर 4 फेसेस आर वाइट, 2 फेसेस आर ब्लैक, तो 4 फेसेस को फेस करके व्हाइट करके और बाकी 2 को ब्लैक लगा दो, तो वो भी नहीं हो, मतलब वो भी एक हो जाएगा, 2 वेज है। 3 फेसेस आर वाइट, 3 फेसेस आर ब्लैक, है ना, तो इसका क्या करना, इसका भी वही है, 2 है। ठीक है, 2 वेज में पॉसिबल है ये, मतलब सपोज यहाँ पे 3 फेसेस लगाया ब्लैक में, यहाँ पे 2 फेसेस वाइट में, फिर यहाँ पे और 4 फेसेस ब्लैक में, है ना, मेनी फेसेस। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितना होगा, समीशन होगा, तो इन सबका ऐड कर दो, 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 विल बी इक्वल टू 100 इज 1 1 1 5 5 2 7 1 8 1 9। ठीक है, तो अलग अलग कर सकते हैं मतलब अपना, तो बी विल बी करेक्ट। फिर पूछ रहा है टिबलेट्स बताओ, जिससे कि इक्वेशन जो है वो x + y + z विल बी इक्वल टू 6, और 6x + y + z नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, तो यानी कि 1 शुड बी एटलीस्ट 1, 1 शुड बी द लीस्ट नंबर। और कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसके समेशन पॉसिबल है 6 के, 1 2 3 4। ओके, फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, 6 को ऐसे ऐसे डिवाइड कैसे कर सकते हैं,
तो ऐसे 4 + 1 + 1 कर देंगे 6 आ जाएगा, 1 + 4 + 1 करेंगे 6 आएगा, 1 + 1 + 4 विल बी इक्वल टू 6, 1 + 1 + 4 विल बी इक्वल टू 6, 1 + 2 + 3 विल बी इक्वल टू 6। ऐसे करते करते हम 10 सच अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे अलग अलग ऐसे ही। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोड वर्ड दिया है कि डॉलर का मतलब होता है डिविजिबल बाय, मल्टीप्लाइड बाय मतलब होता है ये, और इसका मतलब होता है ये। ठीक है, तो करते हैं कि जैसे सिंबल दिया गया है कि 10 स्लैश, तो यहाँ पे 10 × कितना, 10 - 5। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दिया था, ठीक है, 10 हैच, हैच मतलब माइनस होता है, तो ये यहाँ पे 10 माइनस हो गया। 5 एट द रेट दिया है, एट द रेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि वो मल्टीप्लाई कर दिया, चलो ठीक है। एंड 1/5 यानी कि डिविजिबल करेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डॉलर वाला है ना, तो यहाँ पे जैसे दिया था कि डॉलर में डिवाइड बाय, तो यही है कि 10 - 5 × 1/5, तो यानी कि 10 - 5/5, क्यों? क्योंकि पहले डिविजिबल करना है फिर मल्टीप्लीकेशन करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वैसे 10 - 5/5 विल बी इक्वल टू 10 - 1 विल बी इक्वल टू 9, तो यही है सी सही जवाब, अरे डी सही जवाब, 9 इक्वल टू, ठीक है। फिर मूविंग ऑन टू 75th क्वेश्चन। द नंबर लीव्स रिमाइंडर 0 इफ डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स इट्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। एक 8 डिजिट नंबर को 0 रिमाइंडर डेज मतलब बचे हैं, उसमें कुछ दिया नहीं है, तो कितने बी के वैल्यूज पॉसिबल है? तो डिविजिबल का जो नंबर है ना, वन रूल ऑफ डिविजिबिलिटी इज दैट टू बी डिविजिबल बाय 3, दैट सम ऑफ दोज नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो यानी कि हम सबको जो है उसको पहले तो ऐड कर देंगे, तो यानी कि 30 + b आ रहा है, तो यहाँ पे 30 + 0 is completely visible by 3, and so on 30 + 3 will be equal to 33 plus फिर 30 + 6 will be equal to 36, 30 + 9 will equal to 23। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि टोटल 4 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस विल बी करेक्ट आंसर। फिर 6 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हाई स्कोर करा, कैसे करा? तो वो दिया है यहाँ पे कि सी और एफ जो है वो हाईएस्ट स्कोर करते हैं, तो जब सी ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करता है तो ई सबसे कम करता है, और जो एफ जब हाईएस्ट करता है तो ई सबसे कम करता है, अरे बी सबसे कम करता है स्कोर। डी और ए जो है वो क्लोज कंपटीटर्स हैं, यानी कि अबाउट अबाउट सेम रैंक की रहेगी। फिर यहाँ पे ये भी दिया है कि मार्क्स ऑफ ए आर मोर देन मार्क्स ऑफ बी, फिर मार्क्स ऑफ सी इज मोर देन मार्क्स ऑफ ए। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि सी और ई वाला का तो जगह परफेक्ट है, फिर एफ जो है वो आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ जो है वो सेकंड में है, ऐसा दिया है इसमें, तो एफ विल बी इक्वल टू सी। ठीक है, और ये भी फिक्स है। तो और यहाँ पे दिया था कि जो डी है वो ए से थोड़ा ही बड़ा है, यानी कि ये भी है, और ये भी दिया था कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ये भी है, तो यानी कि सब सही है इसमें। और ये कौन सा है? 1 2 3 4 5, यानी कि फिफ्थ। ठीक है, फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। यदि बी को सबसे कम मार्क्स मिलते हैं तो सी की रैंक क्या होगी? यही है कि बी जो है वो सबसे कम मार्क्स मिले, यानी कि एफ को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले, है ना, और ऊपर वाले टेबल के अनुसार डी को सबसे ज्यादा एज कम्पेयर टू ए, और फिर ए को ज्यादा एज कम्पेयर टू बी, और सी को ज्यादा एज कम्पेयर टू ए, यानी कि या तो सी डी से बड़ा है या फिर डी बड़ा से। ठीक है, तो यानी कि ये या तो एफ इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन डॉट डॉट होगा, या फिर एफ इज ग्रेटर देन डी विल बी ग्रेटर देन सी, यानी कि डी और सी के बीच में ही कंफ्यूजन है, सेकंड या थर्ड के बीच में, तो ये भी करेक्ट है। फिर ई इज मार्क थर्ड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो ये जो मैप दिया ना तो वो उसका अलग सीन है। ठीक है, सो यहाँ पे इस केस में जो सी है वो सी या फिर एफ हाईएस्ट स्कोर करेंगे, बिकॉज एंड यहाँ पे ई स्कोर्स द लिस्ट, ये सीन नहीं होगा बिकॉज सी को नहीं जाना। ठीक है, सी को हाईएस्ट स्कोर नहीं करना बिकॉज तब ई सबसे 6 पे आ जाएगा, तो वो नहीं करना, तो यानी कि एफ ही जा रहा है आगे, तो यानी कि
डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन ई, ठीक है, और सी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन ई, यानी कि ये मार्क्स का है एक्चुअली, ठीक है। तो बोथ द अबव केसेस में सी को ज्यादा ही मिला है ई से, ठीक है, जबकि ए जो है वो फोर्थ पे है पहले केस में, एंड डी जो है वो सेकंड या थर्ड है एज कम्पेयर टू सी। तो इसके लिए सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, तो ये भी सही है। फिर ये आंसर दिया, क्वेश्चन दिया है कि ट्वाइस द वेट ऑफ सोवन इज अगेन इनिशियल लेटर्स लो। तो सपोज मैंने सोवन का ले लिया 2s, ट्वाइस द वेट दिया ना, इज लेस देन, यानी कि लेस देन का सिंबल बना दो, देन वेट और मोहन या फिर रोहन, एम और आर। तो यानी कि ये इसका मतलब ये भी होता है कि 2s इज लेसर देन m और 2s इज लेसर देन r, या फिर m विल बी इक्वल टू r। और फिर दूसरा वाला जो दिया है कि 2 टाइम्स वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन मोहिनी और 2 टाइम्स ऑफ सोहन। अब इससे अपने को क्या पता चलता है कि एज वेट ऑफ मोहन एंड रोहन सीम टू बी इक्वल, अगेन यहाँ पे इक्वल ही लग रहा है, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, तो इक्वल है, लेकिन सोहन की जो वेट है वो इनसे थोड़ी कम है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखेगा 2s करना पड़ रहा है इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए। और दिस ऑल्सो मीन्स दैट वेट ऑफ सोहन इज लीस्ट एंड वेट ऑफ रोहन, वेट ऑफ मोहन विल नॉट बी वेट ऑफ रोहन, और जिसके वेट सबसे ज्यादा है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये इसलिए बिकॉज पहले वाले में तो चलो हो गया, फिर दूसरे वाले में यही पूछा है कि इसमें से क्या है, तो यही है कि इसमें हम बस हमें ये पता चल रहा है कि किसकी वेट बराबर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ पे मोहन और इसकी रोहन की ऑलमोस्ट बराबर है, हो सकता है बराबर भी हो, लेकिन ये नहीं दिया। और यहाँ पे सबसे ये भी दिया है कि सबसे छोटा कौन है हाइट का, मतलब सबसे कम मार्क्स सबसे कम वेट किसका आया है, ठीक है। तो ये भी दिया है कि सोहन का आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सोहन इज ग्रेटेस्ट छोड़ के सोहन इज लीस्ट होता है ना, तो यहाँ पे मान सकते थे हम एक बार, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सोहन इज लीस्ट दे रहा है क्योंकि मोहन और रोहन का इक्विवेलेंट आ रहा है और सोहन का उनसे कम, तो यानी कि यही ज्यादा आंसर है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।